Hello everyone, welcome to Sabka Topper. Today we will discuss a new chapter from human physiology, that is excretory products and their elimination. जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रही है उनको टुगेदर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं हमारी बॉडी का. तो अब ये जो मेटाबॉलिज्म है, क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम बेसिकली ह्यूमन बीइंग के ही बारे में बात करते हैं. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन में किस तरीके से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं और उनका एलिमिनेशन किस तरीके से होता है. इसमें आप बेसिकली एलिमिनेशन के बारे में पढ़ोगे. आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या है और क्यों जनरेट होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं. आपको ये चीज़ तो पता होगी कि हमारी बॉडी की जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम टुगेदर मेटाबॉलिज्म कहते हैं. मैंने अभी बताया आपको, उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं. तो अब इस मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत हार्मफुल जनरेट होती हैं एज बायो प्रोडक्ट. जैसे कि आपका अमोनिया हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया. बहुत सारे ऐसे वेस्टेज हमारी बॉडी में बाय प्रोडक्ट की तरह बहुत सारी रिएक्शंस में एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होते हैं और ये हार्मफुल होते हैं अगर इनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में बढ़ जाए. तो एक्स्ट्रा अमाउंट में जैसे ये होते हैं तो उनको एलिमिनेट करना हमारी बॉडी का जो है वर्क है. तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे. एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम यहाँ पर पढ़ेंगे. तो पहले इसके टॉपिक्स देख लेते हैं. यहाँ पर हमें डिस्कस करना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूरिन फॉर्मेशन, फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट. फिर हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे. और फिर हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये 8 टॉपिक्स यहाँ पर हमें डिस्कस करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे इसका, यानी कि देखेंगे. इस इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पता चलेंगी और देखेंगे कि आखिर किस बारे में है ये चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. Animals accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water and ions like Na plus K plus Cl minus phosphate, sulfate etc. either by metabolic activities or by other means like excess ingestion. एक्सेस इंजेक्शन या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है हमारी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट एक्यूमुलेट होते हैं. यहाँ पे आपको नेम बता कर देखो, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, आयंस है. और ये आयंस में क्या होते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया. इन सब के आयंस जो है हमारी बॉडी में, या फॉस्फेट, सल्फेट्स वगैरह जो है हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं as a result of metabolic activities. These substances have to be removed totally or partially. अब इनमें से कुछ सब्सटेंस तो ऐसे हैं जिनको टोटली रिमूव करना नेसेसरी है. जैसे यूरिया हो गया, कुछ चीज़ें हैं, अमोनिया हो गया, इनको टोटली रिमूव करना क्योंकि हार्मफुल होता है अगर एक्सेस में हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो तो. या पार्शली भी कुछ चीज़ें ऐसे जिनको पार्शली हम रिमूव करते हैं, टोटली रिमूव हम नहीं करते. तो कुछ चीज़ें ऑलमोस्ट टोटली हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो रही हैं और कुछ चीज़ें हैं जो पार्शली एलिमिनेट हो रही हैं. In this chapter, you will learn the mechanisms of elimination of these substances with special emphasis of common nitrogenous wastes. यहाँ पर हम common nitrogenous wastes को डिस्कस करेंगे. ये सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है, क्योंकि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है. अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स. अब जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन है और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, आपने एनिमल किंगडम पढ़ा हुआ है, जितने भी एनिमल्स हैं उसमें अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड ये मेजर फॉर्म है नाइट्रोजनस वेस्ट का. अमोनिया होता है और उसकी साइकिल्स होती है, यूरिया साइकिल होती है, यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है. तो ये हम डिस्कस करेंगे किस में अमोनिया मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, किस में यूरिया है, किस में यूरिक एसिड है, क्या कौन सा वेस्ट है. ठीक है. अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन. ये आप याद रखो, इंपॉर्टेंट है. अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए इसके एलिमिनेशन के लिए. अब हर एक एनिमल ये चीज़ को नहीं अफोर्ड कर सकता कि बहुत ज़्यादा वाटर जो है एलिमिनेट कर, अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर को बॉडी से जो है एलिमिनेट करे. तो ये हर एक एनिमल के लिए पॉसिबल नहीं है. अब कोई एनिमल जो डिजर्ट में रहता है उसके लिए कैसे पॉसिबल है कि इतना ज़्यादा वाटर लाए, है ना. तो वहाँ पे कुछ सिस्टम है दूसरे तरीके की जो हमारी बॉडी करती है. ठीक है. तो इनके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट पैरा में बताऊंगी. वेयर एज यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक कैन बी रिमूव विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर. और यूरिक एसिड जो है वो लीस्ट टॉक्सिक है, तो इसमें मिनिमम लॉस ऑफ वाटर जो है वो होता है और इजीली रिमूव होता है. तो आप ऐसे याद रखो, अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक, देन यूरिया एंड देन यूरिक एसिड.
द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म. ये बहुत ईजी है, याद रखना. अमोनोटेलिज्म मतलब अमोनिया का एक्सक्रीशन होना, एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया. रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम द बॉडी इज अमोनोटेलिज्म. मैनी बोनी फिशेज, एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटेलिक इन नेचर. अब मैं आपको बता रही हूँ, देखो अमोनोटेलिक का मतलब आप समझ जाओ अमोनिया को जो डायरेक्टली रिमूव कर रहे हैं बॉडी से. तो कौन कर सकता है? हम खुद इमेजिन कर सकते हैं. हमने अभी एक लाइन पढ़ी थी कि रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. क्या पढ़ा था हमने? यहाँ पर हमने एक लाइन पढ़ी थी, रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन. इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है. तो ऑफकोर्स ये वही कर पाएंगे जो वाटर में ही रहते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा वाटर है. तो ये होते हैं बेसिकली एक्वाटिक, है ना. एक्वाटिक एम्फीबियन हो गए या एक्वाटिक इंसेक्ट्स हो गए, एक्वाटिक फिशेज हो गई, ठीक है, जो वाटर में ही रहती है. उनके लिए तो ईजिली अवेलेबल है उतना सारा वाटर, तो वो ईजिली अमोनिया को ही जो है अपनी बॉडी से एक्सपेल करती है. तो ये हो गया आपके पास अमोनोटेलिज्म, अमोनोटेलिक इन नेचर. अमोनिया एज इट इज रेडिली सॉल्युबल, रेडिली सॉल्युबल मतलब इजीली सॉल्युबल है, इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सर्फेसिस और थ्रू गिल सर्फेसिस इन फिश एज अमोनियम आइंस. तो अमोनिया कैसे बाहर जाता है बॉडी से? डिफ्यूजन की प्रोसेस, क्योंकि इजीली सॉल्युबल है ये, तो आराम से जो है डिफ्यूजन की प्रोसेस से बॉडी के सरफेस से बाहर चला जाता है, या फिशेज में गिल की सरफेस से बाहर जाता है, ठीक है, जिसकी सरफेस जहाँ से परमिएबल है वहाँ से बाहर चला जाता है अमोनिया. ये एक रेडिली सॉल्युबल आयन बनकर अमोनियम आयंस बनकर जाता है, ठीक है. किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल. अच्छा, अब हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं किडनी के बारे में, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और अब आप पढ़ोगे ये चीज़ कि किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल. अमोनिया के रिमूवल में किडनी का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता. देखो बहुत सिंपल है इसको समझना. जो अमोनोटेरिक एनिमल्स हैं उनके पास किडनी होती ही नहीं है. क्या फिशेस में किडनी होती है ना. बहुत सारे एम्फीबियंस हैं, इंसेक्ट्स हैं. तो ये चीज़ समझनी है कि एक्वाटिक ज़्यादातर उनके पास किडनी होती ही नहीं. किडनी वगैरह तो हाइयर ऑर्गेनिजम्स में होती है ना. किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल. टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन नेसेसिटेटेड एंड the production of lesser toxic nitrogenous wastes like urea and uric acid for conservation of water. अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन जो है, यानी कि जो लैंड पर रहते हैं, उनको नेसेसरी है कि वो लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट बनाएं. क्यों? क्योंकि वो उतना वाटर नहीं वो कर सकता है, लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड. क्यों करते हैं ये? हम ऐसा क्यों करते हैं कि हमें अमोनिया को यूरिया बनाना पड़ रहा है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ रहा है? क्योंकि वाटर को कंजर्व करना है. हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा वाटर हम एलिमिनेट नहीं कर सकते. हमारे पास इतना वाटर नहीं है. जिस तरह से हम एक्वाटिक नहीं है, तो हमें कैसे पता? हमारे पास इतना सारा वाटर नहीं है. जो एक्वाटिक हैं, जो मरीन लाइफ में रह रहे हैं, तो उनके पास तो है, हमारे पास नहीं है. तो हम डेफिनेटली इतना सारा वाटर जो है वो रिमूव नहीं कर सकते. मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड आर यूरियोटेरिक एनिमल्स. अब मैमल्स हैं बहुत सारे, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं या मरीन फिशेस भी हैं बहुत सारी, जो यूरिया को एक्सक्रीट करती हैं अपनी बॉडी से. अब ये मरीन फिशेस से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे समझना है कि एक्वाटिक और मरीन का डिफरेंस मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है. तो एक्वाटिक और मरीन का डिफरेंस ध्यान में रखो, ठीक है. मरीन फिशेस यानी कि जो ओशन में सॉल्टी वाटर में रहती हैं, ठीक है, मरीन. मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल मैमल्स हो गए, जैसे कि हमारे एम्फीबियंस है. एम्फीबियंस, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक एम्फीबियंस, ठीक है, ध्यान रखना. टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड ऊपर पे हमने पढ़ा था एक्वाटिक एम्फीबियंस, डिफरेंस है, ठीक है. एंड मरीन फिशेस, वहाँ पे हमने पढ़ा था बोनी फिशेस. क्या पढ़ा था? बोनी फिशेस पढ़ा था. यहाँ पे हमने पढ़ा था मैनी बोनी फिशेस, या आप कह सकते हैं एक्वाटिक फिशेस, ठीक है. और ये हो गए हमारे पास मरीन फिशेस. ये यूरिया एक्सक्रीट करती हैं ना, यूरियोटेलिक, ठीक है. ये यूरियोटेलिक होती हैं एनिमल्स. यूरिया एक्सक्रीट करने वाले यूरियोटेलिक, अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले अमोनोटेलिक. सिंपल. Ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver of those animals and released into the blood which is filtered and excreted out by the kidney. ये यूरिया साइकिल है, आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है. तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. हमारे लिवर में ये प्रोसेस होती है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि लिवर में होती है, ठीक है. यूरिया साइकिल लिवर में होती है, ये आप ध्यान रखना. तो इससे ही एक्सक्रीट होता है फिर किडनी के थ्रू. Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain a desired osmolarity. वैसे तो हम कह रहे थे क्या कि यूरिया कम्प्लीटली हमारी बॉडी से निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता. ऑलमोस्ट टोटली निकलता है, लेकिन पार्शली ही आप कह सकते हो. सो क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर, ऑस्मोलैरिटी मतलब हमारे आयनिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए बॉडी में प्रेजेंट रहता है हमारे किडनी के मैट्रिक्स में. कम्प्लीटली रिमूव नहीं करते, है ना, क्योंकि हमें ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है, रेगुलेट करना है ना.
Reptiles, birds, land snails and insects excrete nitrogenous wastes the uric acid in the form of pellet or paste with a minimum loss of water and are called uricotelic animals. अब रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स, आपने देखा होगा कि जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनका एक्सक्रीटा बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सा होता है, बिल्कुल पैलेट टाइप का होता है या पेस्ट टाइप का होता है, तो उनके पास वो और कम वाटर को लॉस करते हैं, तो वो यूरिकोटेलिक बनाते हैं. यूरिकोटेलिक यानी कि यूरिक एसिड बनाता है. ये लीस्ट टॉक्सिक है, ऊपर पढ़ा था. तो सबसे अब मैं से थोड़ा सा समअप कर देती हूँ. हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा कि एनिमल्स होते हैं, उनके बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है. मेटाबॉलिज्म की वजह से वो एनिमल्स क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं. अभी जो मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट जनरेट होता है उसको एक्सक्रीट करना होता है. एनिमल्स इसे टोटली भी कर सकते हैं. कुछ चीज़ें टोटली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रही है, कुछ चीज़ें पार्शली एक्सक्रीट हो रही हैं. उसी में हमने एक पार्शली का ये भी पढ़ा. जैसे टोटली और पार्शली में मैंने आपको ये भी बताया कि जो यूरिया है वो कुछ एनिमल्स में ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए किडनी के मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, यूरिया ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए भी किसी किसी एनिमल्स में किडनी के मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहता है. ये हमने पढ़ा. फिर हमने ये देखा कि हमारी बॉडी का जो मेजर कंपोनेंट है, जो हमारी बॉडी का मेजर वेस्ट है, वो है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. इसमें अमोनिया जो है मोस्ट टॉक्सिक है और यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है. तो वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि एनिमल अमोनिया एक्सक्रीट करेगा, यूरिया एक्सक्रीट करेगा या यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करेगा. अमोनिया कौन एक्सक्रीट कर सकता है? जिसके पास वाटर बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो टॉक्सिक है, उसको ज़्यादा वाटर चाहिए. डिफ्यूजन की फॉर्म में हमने पढ़ा था कैसे रिमूव होता है. डिफ्यूजन की फॉर्म में अमोनियम आयंस बन करके जो भी परमिएबल सरफेस है, गिल्स के थ्रू, है ना, या बॉडी सरफेस किसी किसी एनिमल्स में. ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था. उसके बाद हमने देखा कि अमोनिया एक्सक्रीट, अमोनोटेलिज्म मतलब जब हम अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं. अमोनोटेलिक वो हैं जो एक्वाटिक हैं, एक्वाटिक फिशेस हो सकती हैं, एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट्स हो सकते हैं. फिर हमने पढ़ा यूरियोटेलिक, यानी कि जो अमोनिया का एक प्रोसेस करते हैं, यूरिया साइकिल करते हैं लिवर में और फिर उसको यूरिया में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको एक्सक्रीट करते हैं. तो उनमें हमने पढ़ा था यूरियोटेलिक. और यूरियोटेलिक में हमने किनको पढ़ा? हमने पढ़ा कि यूरियोटेलिक में हमारे पास आते हैं लैंड एनिमल्स, है ना, जैसे कि हम हो गए, मैमल्स हो गए, हम भी यूरिया एक्सक्रीट करते हैं. एम्फीबियंस हो गए, मरीन फिशेस हो गई, ये हमने पढ़ा था यूरिया एक्सक्रीट करने में. उसके बाद हमने पढ़ा था कि यूरिकोटेलिक क्या होते हैं, जो यूरिया से भी यूरिक एसिड बनाते हैं और लीस्ट टॉक्सिक बनाते हैं और लीस्ट वाटर उनको जो है रिक्वायर्ड है रिमूव करने के लिए, जो कि हो गए रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स. इनका जो वेस्ट होता है बिल्कुल पेस्ट फॉर्म का होता है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है कम वाटर जो है यूज़ करते हैं अपने एक्सक्रीशन के लिए. A survey of animal kingdom presents a variety of excretory structures in most of the invertebrates. Invertebrates और vertebrates clear है ना? Most of the invertebrates जो हैं उनमें structures are simple tubular forms whereas vertebrates have complex tubular kidneys. अगर हम invertebrates की बात करें, यानी कि जो लेस कॉम्प्लेक्स है, उनके बॉडी में ट्यूब्स जैसे होते हैं जिनसे वो इजीली जो है एक्सक्रीशन कर लेते हैं. लेकिन किडनीज हमारे पास होती हैं. जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, ट्यूब्यूलर ऑर्गन, किडनी है. सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड हियर. अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिए. ये स्ट्रक्चर्स आप एनिमल किंगडम में भी पढ़ोगे तो आपको वैसे ही पता होनी चाहिए, क्योंकि एनिमल किंगडम में ही इनका डिटेल दिया हुआ है इन स्ट्रक्चर्स का. यहाँ पर आपको नेम दे रखे हैं. प्रोटोनेफ्रिडिया को हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं. आई होप आपको याद हो. आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन प्लेटीहेल्मिन्थस, है ना, प्लेटीहेल्मिन्थस में, जिसे प्लेटफॉर्म्स भी कहते हैं हम, जैसे प्लेनेरिया एग्जाम्पल दे रखा है आपको यहाँ पर. तो प्लेटीहेल्मिन्थस में प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स होते हैं. ठीक है. रोटिफर्स, सम एनिलिड्स एंड सेफेलोकॉर्डेट. देखो रोटिफर्स होते हैं, ये भी ऑर्गन्स हैं, इनके नाम आप याद रखोगे. एनिलिड्स में होते हैं ये. एंड देन सेफेलोकॉर्डेट्स में भी होते हैं, जैसे कि एम्फियोक्सिस हो गया. प्रोटोनेफ्रिडिया यानी कि फ्लेम सेल्स आर प्राइमरली कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन मैंने आपको बताया है, वाटर और आयंस के रेगुलेशन को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं. तो यहाँ पर जो प्रोटोनेफ्रिडिया इसकी बात करिए कि आयनिक रेगुलेशन के लिए और वाटर के बॉडी में वाटर कितना मेंटेन रखेंगे उसके लिए, तो उसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं. उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटोनेफ्रिडिया. किसके पास? प्लेटीहेल्मिन्थस के पास. फिर आता है नेफ्रिडिया आर द ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड अदर एनिलिड्स. अगर हम नेफ्रिडिया की बात करें तो ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, अर्थवॉर्म्स में होते हैं और एनिलिड्स में होते हैं. नेफ्रिडिया, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया से नेफ्रिडिया बन जाता है, ऐसे याद रख लो. और ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है. ठीक है. नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन फ्लूइड एंड आयनिक. वही सेम थिंग ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है और वेस्टेज को भी रिमूव करेगा डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता है किडनी के भी वही फंक्शंस हैं, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करना, ऑस्मो रेगुलेट करना और साथ ही साथ में हार्मफुल सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट करना. तो वही सेम फंक्शन इनके भी होंगे. ठीक है. माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस. ये आप याद रखोगे, क्लास इंसेक्टा में आता है. माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है.
कॉकरोचेस में भी मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होता है। अगर आपने ये कॉकरोच की एक एनाटमी वाला चैप्टर है, अगर आपने वो डिस्कस किया होगा, जो कॉकरोच की एनाटमी है, तो उसमें भी आपको बताया हुआ होगा, ठीक है। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज एंड ऑस्मोरेगुलेशन, वही सेम थिंग, ठीक है, बार बार आ रही है, मैंने आपको बता दिया कि वेस्टेज को एक्सक्रीट करेगा और ऑस्मोरेगुलेशन करेगा। एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स, तो किसी किसी में एंटीनल ग्लैंड्स भी होते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया आपका। इसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, देखेंगे किडनी कैसे है, हमारा यूरिनरी सिस्टम किस तरीके से है, किस तरीके से फंक्शन होता है, ये हमने ये सब डिस्कस कर लिया। एक बार मैं इस टॉपिक का भी आपको समअप बता देती हूँ क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों ही क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स के बाद सिंपल ट्यूब्स होते हैं, जबकि वर्टिब्रेट्स के बाद कॉम्प्लेक्स किडनीज होती हैं। तो इन्वर्टिब्रेट्स में फिर हमने पढ़ा कौन कौन है, प्रोटोनेफ्रिडिया हमने पढ़ा, प्रोटोनेफ्रिडिया प्लैटीहेल्मिन्थस है ना, इसको फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। फिर हम नेफ्रिडिया में आए, नेफ्रिडिया हमने पढ़ा जो हमारे पास अर्थवॉर्म्स होते हैं या एनालिड्स कह लो आप, एनालिड्स होते हैं और उनके पास होते हैं। हमने मालफिजियन ट्यूब्यूल कॉकरोचेस के लिए, और एंटीनल ग्लैंड्स एंड ग्रीन ग्लैंड्स क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स के लिए डिस्कस की, ठीक है। तो ये इसका जो है, और ये तो आपको याद रखना ही है कि किडनी का जो फंक्शन है वही इनका फंक्शन है, दैट इज मेंटेनिंग आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को। तब तक आप इसको रिवाइज कर लेना और साथ ही साथ में चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को शेयर करो, और जो भी डाउट है, अगर कोई भी चीज़ है जो क्लियर नहीं होती है, क्लियर नहीं, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है आपको कहीं पर भी, तो आप मुझसे ईजिली कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।